GTV मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। गो कि अब से थोड़ी देर पहले जो तालिबान के हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा ने पहली बार अपनी पॉलिसी का ऐलान किया, फ़ॉरेन पॉलिसी का, अंदरून मुल्क का, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कंटोनमेंट के इलेक्शन इस एतबार से बड़े अहम हैं कि इसका मुस्तक़बिल के 2023 में होने वाले इलेक्शन की जिसे कहते हैं कि वो झलक देखी जा रही है। एक हद तक कहते तो यही हैं हुकूमत के वो कामयाब रहे कि वो जो 212 नशस्तें थी उनमें से उनके 63 नशस्तें आईं, लेकिन पंजाब में नून लीग को गैर मामूली कामयाबी मिली। इसी तरह कराची के नताइज जिसमें MKM को, पीपल्स पार्टी सिंध में, KP बलूचिस्तान में PTI हावी रही। मेरे साथ अली परवेज़ मलिक हैं, यंग डायनेमिक, हमारे इनके वालिद वालदा दोनों सियासत में हैं। तो शुक्रिया अली परवेज़ मलिक। अली, जो एक अगर मैं पहले तो मैं कहूँ कि इस एंगल से देखा जाए कि बहरहाल एक स्मॉल छोटा सा हल्का कहते हैं कंटोनमेंट का, कोई 22 लाख शायद वोटर होते थे, कोई 41 कंटोनमेंट हैं, लेकिन आप वाकई ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो ख़ास तौर पर पंजाब में नतीजा आए उसमें आप की पार्टी, आपकी जमात को जो कामयाबी मिली उसमें आप मुस्तक़बिल के नतीजे भी देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, आपने अपने इब्तदाइये के अंदर जो पस मंज़र है वो बड़ी अच्छी तरह इस्टेब्लिश कर लिया है। मैं आपसे 1 मिनट लेते हुए सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि ये चीज़ का भी ज़रूर जहन में रखिएगा कि इस दफ़ा जो ये बल्दियाती इलेक्शन या जो कैंट के एरिया के अंदर जो आपके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे थे वो पार्टी बेसिस के ऊपर हो रहे थे। तो यकीनन आपकी पार्टीज़ की जो डिफरेंट आप जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिल्कुल एक हकीकत है, उनकी अपनी यहाँ पे वोटर बेस भी मौजूद होगी। उसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उसी तरह पीपल्स पार्टी है। तो ये जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं तो लोगों ने अपनी पसंद और नापसंद उन पार्टियों की तरफ जो थी वो उसका इजहार करने का उनको मौका मिला था। तो एक ये इस तरह से ये इलेक्शन जरूर मुख्तलिफ थे। और दूसरी बात ये कि जब भी आपने देखा, आपने बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बेपनाह कामयाबी मिली पंजाब के अंदर, यकीनन तो मैं उसके ऊपर सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाह रहा था कि जब भी कोई आप काम अच्छी नीयत के साथ आगाज करते हैं तो अल्लाह ताला उसके अंदर यकीनन बरकत डालता है। पर उसके साथ साथ जो मैंने आपसे पहले बात की कि हमें थोड़ी सी सहूलत इसलिए हो गई कि ये पार्टी बेसिस के ऊपर इलेक्शंस हो रहे थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की परफॉर्मेंस का जो एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है वो लोगों के जहन के अंदर मौजूद था। लेकिन अली अगर मैं इसके साथ ये भी आपसे कहूं कि बहरहाल एक जो ये इलेक्शन कंटोनमेंट के थे, गो कि अब ये कंटोनमेंट रवायती तौर पर उस तरह की छावनियाँ नहीं रही हैं कि जैसे अक्सरियत जो है अस्करी रिटायर्ड लोगों के ही वोटर होते हैं। अब तो वो शहरों में आ गई है, जैसे हमारे कराची में, आपके लाहौर में। लेकिन अगर ये समझा जाएगा कि जी अगर कंटोनमेंट के इलेक्शन थे और आपका जो एक बयानिया या जमात का ये रहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने पास के इलेक्शन भी हमसे छीने, ज़ातियाँ भी आपसे कर रही है, इलेक्शन कमीशन पे भी करते रहे, तो अब तो इस हद तक आपको मुतमईन होना पड़ेगा ना कि इस कंटोनमेंट के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट भी गैर जानिबदार, इलेक्शन कमीशन भी गैर जानिबदार। अच्छा मुजाहिद साहब, अब क्योंकि मैं बात कंप्लीट नहीं कर सका तो मैं उसको छोड़ देता हूं, मैं आपके सवाल पे आ जाता हूं। नहीं, कोई ऐसी मसला नहीं है। देखें, आप ये भी जानते हैं कि रवायती तौर के ऊपर जो बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं वो वहाँ पे जो मौके की जो हुकूमत होती है जनरली वो जीतती आ रही है। और इस दफ़ा सिर्फ 1 सेकंड के लिए ये भी सोचिएगा कि ये जो RTS को फेल करके जिस हुकूमत को बनाया गया था उससे लोगों की कितनी को नफरत होगी कि ये जो छोटी मोटी बेज़ाब्तियाँ जो हमने बिल्कुल देखी इलेक्शन डे के ऊपर नहीं, इलेक्शन डे से पहले, जहां पे हमने देखा कि इन्होंने लोकल पुलिस के जरिए लोगों को धौंस के जरिए अपने साथ मिलाने की कोशिश की, इन्होंने वहां पे डेवलपमेंट के छोटे छोटे काम इलेक्शन कमीशन के जाब्ते के खिलाफ वहां पे करने की कोशिश की। पर आपकी यहां तक बात बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन के दिन हमने कोई इस किस्म की बड़ी बेजाब्तगी नहीं देखी। पर गुजारिश ये कर रहा हूं कि नफरत का शायद देखें कितना रुझान बढ़ गया है आज की हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से
कि ये उन छोटी मोटी बेज़ाब्तियों से भी उसको कवर नहीं कर सके। एक सेकंड के लिए लाहौर के अंदर ये याद रखिएगा, ये वहीं पे इलेक्शन हो रहा था जहां पे 2018 के अंदर इमरान खान साहब को जबरदस्ती 1000 से कम वोटों से जिताया गया साद रफीक साहब के खिलाफ। उसके बाद जब उन्होंने ये सीट वेकेट की थी तो 40, 45, 60 दिन के बाद वो ज़िमनी इलेक्शन 10,000 वोटों से हारे थे। आज जो उसी हल्के के नीचे जो यहाँ पे सारी छावनियों की वार्डें थी, वहां पे जो एक वार्ड हम अपने हुकूमत के टाइम के ऊपर भी जीत नहीं सके थे ना, आज वहां पे भी भरपूर कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हुई है। फिर मैं सॉरी टू से अली ये कहूंगा, फिर अली ये कहूंगा ना, फिर देखिए फिर यही तो प्रॉब्लम है। जब आपका जहां जिन जिन ज़िमनी इलेक्शन में या इन कंटोनमेंट में या मुस्तकबिल हो, अगर आप उन इलेक्शनों में जहां आप हार जाते हैं तो आप कहते हैं जी धांधली हुई, बल्कि इमरान खान नहीं उनके पीछे वाले थे। जब आप जीत जाएं तो आप भी कहते हैं हाँ बहरहाल। तो ये वाला जो बयानिया नवाज शरीफ को, आप यंग डायनेमिक लीडर हैं, पुराने रवायती छोड़ें, जहाँ हार हो वहाँ हार तस्लीम करनी चाहिए ना। ये दोहरे मेयार तो नहीं हो सकते ना, सॉरी टू से अली। देखें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मुजाहिद साहब, हमें इदारों को मजबूत करना है। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि जिन इलेक्शनों के अंदर हम हारे हैं, जिनकी तरफ आप इशारा करें, डस्का की मिसाल उठा लें, वहां पे मुझे बताएं क्या इलेक्शन कमीशन ने वो बेज़ाब्तियां करने की कोशिश की थी? वहां पे तो इलेक्शन कमीशन जो था उसने खुद अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे अहकामात को जो वहां पे पंजाब हुकूमत है उसने हवा में उड़ा दिया। आप मुझे बता दें पुलिस अफसरान को नाम बदल के कौन उसी जगह के ऊपर पोस्ट कर रहा था? आप मुझे बता दें इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उसको किसने हाईजैक कर लिया था, किसने किडनैप कर लिया था? उसके बावजूद हम तो वो नहीं है जिन्होंने आके इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दिया। हम तो वो नहीं है कि हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। हम तो वो नहीं है जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन को आग लगा दे। मैं आपकी सोच के साथ 100% एग्री करता हूं कि इस मुल्क को अगर आगे चलना है तो हमें इस मुल्क के इदारों को मजबूत करना पड़ेगा और उन इदारों को सॉरी टू से अगेन अली, मुझे क्योंकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें। अच्छा, मेरे नज़दीक हमेशा ये ज़रा मलूद खातिर रहता है ना कि उस पस मंज़र में जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो फिर आप जब ये कहते हैं कि इदारों को मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन आप ही ने तो फिर ये आपका मतलब है कि आपकी क़यादत का बयानिया आया कि हमारी मुखालफत, हमारा मुकाबला इमरान खान नहीं जो उनके पीछे खड़े उनसे है, इदारों से है। इसका मतलब ये तो आप तो इदारों को हिट कर रहे थे ना। अब लोग ये कहते, इसीलिए फिर लोगों को मौका मिल गया कि हाँ शीन का अलग बयानिया, मीम का अलग बयानिया, नून का अलग बयानिया। ये वाला बयानिया गालिबन शीन का जीता, यानी शहबाज साहब का। अच्छा, अगर हमारा रियासत मुखालिफ बयानिया होता तो ये नीन और मीम की जो नून और मीम की एक बहस है, इसकी जगह छावनियों के अंदर से नून ना निकलती। अच्छा, गुजारिश इस तरह से है कि देखें, हमने हमेशा से कहा है इस मुल्क के अंदर एक ज़ाब्ता, एक आइन मौजूद है। उस आइन के तहत आपके इदारों के लिए उनकी डोमेन्स तय कर दी गई हैं। जब भी कोई शख्स उस अपने दायरा कार से निकल के दूसरे इदारों के अंदर इंक्रोच करेगा, लोगों के मैंडेट को हाईजैक करने की कोशिश करेगा या किसी और तरीके के साथ भी आइन के खिलाफ कोई काम करेगा, तो हमें उनको रेप्रीमांड करना चाहिए, उनकी निशानदही करनी चाहिए और उनको बुरा कहना चाहिए, ताकि ये जो रिवायत हमने पिछले 70-80 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर देखी है उसको बदल सकें और इस मुल्क को हम आइन की बालादस्ती के ट्रैक के ऊपर डाल सकें। और यही वो बयानी है जो मियां नवाज शरीफ साहब और सारी पार्टी बशमूल हमारे सदर शहबाज शरीफ साहब आगे लेके चल रहे हैं। और आपने देखा है इसी बयानिए के ऊपर वोट हमें ना सिर्फ पाकिस्तान के हर कोने के अंदर मिला है, आपने नौशेरा के अंदर देखा, आपने पिंडी, आपके शहर कराची के अंदर देखा जहां पे फैसल वावडा को जिताया गया, उसकी सीट के ऊपर किया हुआ, और यही चीज आपने छावनियों के अंदर देखी। अच्छी बात है कि मतलब ये हुआ उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को वैलिडेट किया। इससे ये बहरहाल हमें समझना चाहिए कि बहरहाल चाहे छावनियों में हो, चाहे शहरी इलाके में हो, चाहे देही इलाके में हो, चाहे सिंध या बलोची सिंधी, इसमें भी हमें तकसीम न करना चाहिए। इस इलेक्शन में के बाद आप ये उम्मीद रखें कि जो 2023 के इलेक्शन हैं और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इसी तरह गैर आज़ादाना होंगे। और फिर आपको बहरहाल फिर ये भी तस्लीम करने पड़ेगा कि आपका मतलब ये कि क़यादत को कि दोनों सूरतों में नताइज को तस्लीम करना चाहिए। ऐसा ही है अली?
मुजाहिद भाई बात इस तरह से है कि आप जानते हैं 2017 के अंदर जब इलेक्शन के कवानीन के अंदर तरमीम की गई तो वो किस तरह से कंसेंसस के साथ किया गया। आज यहाँ पे जो ये नए कवानीन जो आपने पिछले साल देखा है लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो ताकत है उसको बिल्कुल अपनी हुकूमत के हाथ में ट्रांसफर करना चाहते हैं, डीलिमिटेशंस की शक्ल के अंदर आपके वोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर तरमीम करके, उसके बाद ये जो ईवीएम की बहस चल पड़ी है और उसके बाद ये जो आई वोटिंग का मामला है, अगर ये इस तरह से इलेक्शन कमीशन को कमजोर करेंगे तो दोबारा जो आपके इलेक्शन होंगे मुतनाज़ा बन जाएंगे। मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो यहाँ पे रियासत के इदारे हैं वो होश के नाखून लें, यहाँ पे जो रियासत के इदारों को मजबूत करें ताकि बिल्कुल एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो 2023 में होता है या 22 में होता है या 21 में होता है, रियासत जब के भी हो इदारों वो की बिल्कुल कंट्रोवर्शियल ना बने और आगे चले। रियासत के मैं इदारों की तफसील में नहीं जाऊंगा, बल्कि ये बहुत तफसील तलब और बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्रिटिकल इशू है। लेकिन थैंक यू, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहरहाल नून लीग ने जो सरप्राइज़ दिया है पंजाब में जिस तरह वापस आई है, और पीटीआई के ज़रूर यहाँ जो मैंने कहा कप्तान की हुकूमत में ख़तरे की घंटी बजी होगी कि जो ख़ास तौर पर जो पंजाब के नतीजे आए। शुक्रिया अली परवेज़ मलिक। और ज़रा मैंने कहा एक और सरप्राइज़ जो है वो सिंध में हुआ है, और जो 41 कंटोनमेंट की नशिस्तें थी उसमें तहरीक इंसाफ ने 14 नशिस्तें तो हासिल कर ली, लेकिन आपको इल्म है कि जो 18 के इलेक्शन थे उसमें कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में जहाँ जहाँ वो अक्सरियत से आ रहे थे वहाँ उन्होंने लूज़ किया। हमारे साथ हैं हलीम आदिल शेख, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर। फिर बाद में हम मोहम्मद हुसैन भाई से भी पूछेंगे जो एमकेएम के सीनियर रहनुमा हैं। शेख साहब हमारे साथ हैं ना जी? शेख साहब, ये जो रिज़ल्ट आए हैं, पहले तो मैं 141 अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो 41 जो हैं जो नशिस्तें थी उनमें से 14 में ख़ास तौर पर क्लिफ्टन और डिफेंस में कहते हैं कि जनाब जो ख़ास तौर पर जुलाई की बारिशें हुई थी वो आपकी पार्टी को इन इलाक़ों से भाग ले गई। शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह कराची में पहले हमने पिछली दफ़ा कंटोनमेंट में हमने 4 नशिस्तें ली थी, इस दफ़ा हमने 14 नशिस्तें ली हैं। और पहले हुआ करता था कि तहरीक इंसाफ सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की, डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों की, बकौल आपके अशराफिया की जमात है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे 3 साला दौर में जिस वक्त में लोग समझते थे बेचारे मजदूर किसान के इमरान खान को हमारे से क्या वास्ता, लेकिन जिस अंदाज से इमरान खान साहब ने कोविड के अंदर मजदूरों की बात की, आम आदमी की बात की, गरीब की बात की, तो पीटीआई का दायरा कार जो है वो वसी हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारी, पहले तो हमारे पास 1 सीट थी 13 में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की, और 2 MPs थे इसी जगह से, तो लगता था कि हम तो यहाँ की पार्टी हैं, अब तो हम पूरे पाकिस्तान की पार्टी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2015 में 42 वोट लिए थे, मेम्बरान थे, और इस दफ़ा अराउंड आई थिंक 68 शायद हमारे मेंबर्स हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये लोकल इलेक्शन होते हैं, ये इमरान जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें जब बंदा बल्ले को देखता है तो वो बल्ले में इमरान खान नज़र आता है, तीर में सरदारी साहब नज़र आते हैं, शेर में नवाज शरीफ नज़र आते हैं। इसमें तो अल्लाह देता और दीन मोहम्मद का इलेक्शन होता है, मुजाहिद बरेलवी और हलीम आदिल का इलेक्शन होता है, 2 मेरे आपका मैं कैंडिडेट बनूंगा उस नैरेटिव से नहीं जा सकते। लेकिन ओवरऑल देखें तो कराची में भी हमने सीटें और हमने पूरे पाकिस्तान में ज्यादा ली, और जो 2-2 लेकिन शेख साहब ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि क्लिफ्टन और डिफेंस हमेशा से आपकी पार्टी का गढ़ रहा है। मैं अशराफिया के हवाले से भी नहीं कहूँगा, जहाँ आप हारे हैं ना, और मैंने यहाँ बताया कि मैं तो खुद जब ये लास्ट जुलाई में जब बारिशें हुई थी वहाँ पहुँचा था, वहाँ आपका वोटर बड़ी तादाद में जो है वो आओ, और जो कुछ हुआ आपको भी पता है, उसका इम्पेक्ट हुआ कि आपके नुमाइंदे वहाँ मौजूद नहीं थे, कंटोनमेंट में हो, ये सूबाई असम्बली या कौन सी, उसका रद्द-ए-अमल आया है ना सामने। शेख साहब ये तो मान लें। आई थिंक हाँ, हम समझते हैं कि हम इस पर बड़ा गौर कर रहे हैं, हम लम्हा फ़िक्रिया है, और उन 2 स्पेसिफिक 2-3 कैंट्स के लिए, लेकिन ओवरऑल हम इसको एज अ कराची, एज अ प्रोविंस, एज अ कंट्री देयर इज़ नो सरप्राइज। लेकिन जहाँ देखिए ना 249 के बाद लोग कह रहे थे पीटीआई 5वें नंबर पे चली गई भाई,
लेकिन अब फिर पीटीआई पहले नंबर पर आ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये दो स्पेसिफिक इश्यूज हैं हमारे साथ। लेकिन आता हूँ पिछले साल की बारिशों में, पिछले साल बारिशों में जो डिफेंस क्लिफ्टन सब डूबा, वो डिफेंस क्लिफ्टन का पानी नहीं था, वो सारा पानी था जो कि महमूदाबाद नाला साफ नहीं था और वो सारा पानी इकट्ठा होता था, सारा टोटल कचरा जो था मली नदी में डाला जाता था। बहुत सारी जगह ब्लॉकेजेस आते थे नदी में, जिसकी वजह से वो उल्टा फ्लो करता था पानी। तो पिछली दफ़ा की बारिशों ने भी डैमेज किया हमें। लेकिन बारिशों के बाद तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन ले लिया। एक्शन ये लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बड़े नाले इस दफ़ा, जो एक तो बारिश कम आई, 60 मिलीमीटर बारिश आई, पहले 200 मिलीमीटर थी, कि इस दफ़ा ये तीनों बड़े नाले हमने साफ़ किए। महमूदाबाद नाला, गुजर नाला, औरंगी नाला, जिसकी वजह से उस अंदाज में पानी नहीं खड़ा हुआ और 35 अरब रुपए इसके लिए जारी किए गए, जिसमें नालों की सफाई हो गई है और 10 लाख टन कचरा हमने उठाया है इन नालों के अंदर से। अभी रोड्स बननी है, दीवारें उसकी साइड वॉल बननी है, सारा कुछ काम अभी होना है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमारे लिए लम्हा फिक्रिया जरूर है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। अब शेख साहब, मैं ये तो एक तवील बहस में चले जाऊंगा कि अगर वाकई आपने नाले बनाए होते और ये सब कुछ किया होता तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए था। लेकिन शुक्रिया आपका। मैं ज़रा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मोहम्मद हुसैन से भी मालूम करूं, जो जिन्हें मैंने कहा एक अरसे बाद इसलिए मैं कहूँगा कि जो बहरहाल 2018 के इलेक्शन ऐसे नहीं थे जो पास में अगर देखें एमक्यूएम के, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड में, खासतौर पर हैदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड में जो उन्हें एक भारी अक्सरियत कहूँगा, यानी जो रेशो है तकरीबन 12 में से 7 नशिस्तें हैं। इसी तरह कराची में भी। मोहम्मद हसन भाई, ये जो गो के मैंने कहा ना कि कंटोनमेंट के इलेक्शन मुकम्मल पैमाना तो नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्ट ज़रूर करते हैं। लोग देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर मैंने कहा हैदराबाद, लेकिन जो हैदराबाद में कामयाबी मिली वो कराची में कामयाबी नहीं मिली। दोनों शहरी इलाके थे। मोहम्मद हुसैन भाई जी, मुजाहिद बरेलवी भाई, आपकी बात दुरुस्त है। असल में एक तो हैदराबाद और कराची की दोनों की डायनेमिक्स अलग-अलग हैं और एमक्यूएम के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन शुरू होने के बाद जो हमारी एज ए सियासी यानी एज ए पॉलिटिकल पार्टी जिस आज़ादाना माहौल में हमें काम करना चाहिए था कराची में, उस तरीके से हम जबर की वजह से, ज्यादतियों की वजह से हम उस तरह अपनी सियासी सरगर्मियां जारी नहीं रख सके हैं, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे इलेक्शन में कारकर्दगी पर, अभी चाहे पिछले 22 इलेक्शंस हो, जो 2-3 इलेक्शंस हुए हैं, या ये कंटोनमेंट का इलेक्शन हो, इसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हमारे इलाकाई दफातर जो यूसीज के सतह पर, टाउन के सतह पर जो दफातर होते थे एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर्स के या बल्दियाती लोगों के, वो हमारे दफातर बंद होने की वजह से जो हमारा लोगों से बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट होता था मसाइल की बुनियाद पर, अपनी नहीं देखें मोहम्मद हुसैन भाई, एक बात तो देखें, तकसीम का ये अब मैं इसकी बहस में नहीं जाऊंगा और इस पर हम बहुत बार कर चुके हैं। बहरहाल एमक्यूएम तकसीम हुई, आप भी जानते हैं उससे आपको कितना बड़ा, खास तौर पर तंजीम को नहीं तो आवाम, महाजिर अवाम को नुकसान पहुंचा। आज क्यों गटर उबल रहे हैं, सड़कों का क्या हाल है, बेरोजगारी का हाल है, सिंध के शहरी इलाकों में लोग आपको 30 साल तक वोट देते रहे। तो एक तरफ जो आपकी लीडरशिप में क्राइसिस आया वो एक सबब है। अब अगर बहरहाल हैदराबाद में कहते हैं हमेशा परफॉर्मेंस आपकी लोकल बॉडीज की भी, बल्दिया की भी, कंट्रोल में बेहतर रही, आपके नुमाइंदों की वहां रिजल्ट भी मिले, तो आप ये भी तो तस्लीम करें कि कोई मदाखलत नहीं हुई, आपको छोड़ा गया, दिए गए जहां आपने काम किया था। देखें मुजाहिद भाई, पिछला जो 4 साल रहा है बल्दियाती इदारों का, जिसमें यकीनन हमारे ही बल्दियाती उम्मीदवारान थे, लेकिन उस पूरे ड्यूरेशन में जो 4 साल पर मुहित था, उसमें जो कुछ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों के साथ किया और जिस तरीके से इन इदारों को तबाह करके इस हाल पे लाके खड़ा कर दिया कि कोई भी मेयर बन जाए वो अवाम की मसाइल हल नहीं कर सकता। जिस तरह भी बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब हैं, अब उनके पास तो तमाम के तमाम वसाइल हैं ना 1 साल से, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत सारे महरिकात हैं जिसकी बाकायदा इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि एमक्यूएम की तकसीम, देखें मुजाहिद भाई, जो लोग एमक्यूएम से अलहदा हुए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी अवाम में कितनी पजीराई है
और उनकी कितनी अवाम में चले मैंने मकबूलियत कहा है। मोहम्मद हुसैन भाई, इस वक्त तो आपको मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ, सेलिब्रेट करना चाहिए बहरहाल जो आपके रिजल्ट आए। खासतौर पर मैंने कहा हैदराबाद का, कराची का भी, बिल्कुल। ये तो एक खुशाइन बात तो है ना। कल आपने हैदराबाद वगैरह में भी जश्न मनाया जहाँ अच्छी बात हो रही है। हैदराबाद की अवाम ने, मुजाहिद भाई तारीख है ना एमक्यूएम की, हैदराबाद की अवाम जी ने हाँ। हमेशा माजी से बढ़कर एमक्यूएम का साथ दिया और हमेशा वहां भरपूर अंदाज में सीटें जीतकर एमक्यूएम को दी, एमक्यूएम को तोहफे में दी। एमक्यूएम के हैदराबाद के अवाम, कराची के अवाम भी, ये तमाम सब लोग जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो 35 साल से एमक्यूएम के साथ न सिर्फ जुड़े हुए हैं। ठीक है मोहम्मद हुसैन भाई, जैसे मैंने कहा कि ये इलेक्शन कंटोनमेंट के एतबार से अपसेट साबित रहे, खासतौर पर पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए खतरे की घंटी, इसलिए कि पंजाब के नताइज और बहरहाल सिंध हुकूमत को कि एमक्यूएम खासतौर पर हैदराबाद जो गढ़ समझा जाता है सिंध का, बल्कि दारुलहुकूमत एक ज़माने में कहा जाता था, वहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं, यानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से जो पीपल पार्टी और पीटीआई के लिए जहां एक खतरे की घंटी, वहीं नून लीग और एमक्यूएम के लिए और एक हद तक जमात इस्लामी को भी इस इलेक्शन से फ़ायदा हुआ है। ब्रेक के बाद आएंगे तो सबसे बड़ा मसला लोग कहते हैं इस वक्त आम आदमी का इलेक्शन वगैरह भी नहीं है, करप्शन वगैरह भी नहीं है, बल्कि महंगाई और महंगाई है, जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद के हमारे वज़ीर ख़ज़ाना शौकत अजीज़ फरमाते हैं कि जनाब महंगाई कोरोना के सबब आई है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिलहाल नहीं है मेरा इस हुकूमत से, सब गरीब तंग है, हर गरीब रो रहे हैं, महंगाई ज़्यादा है, घर का खर्चे ज़्यादा है, कोई गरीब यानी खुश नहीं है। हुकूमत ने 3 साल की कारकर्दगी आपको बताया कि हमारे सिर्फ कट्टे और मुर्गे वो सब बस, और आवाम को कुछ नहीं दिया। हर महीने पेट्रोल ज़्यादा हो जाता है, घी की कीमत ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये कि गरीब क्या करेगा आखिर, कहाँ जाएगा। तो इस लिहाज से अगर हुकूमत नाम की अगर कोई थोड़ी सी चीज़ है तो मैं हम उनसे मुतालिबा यही करते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल करें ताकि आवाम थोड़े से रहन सहन में कुछ न कुछ हो जाए। जी हाँ, ये आपने शहर के बीचों बीच खड़े हुए लोगों की एक दो नहीं, अगर मैं सैकड़ों लोगों को दिखाऊं तो वो महंगाई का ही रोना रो रहे हैं और का वो कतई तौर पर जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल रहे। जबकि आज हमारे वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, करीब से लोगों को जानते हैं। उनका ये कहना था कि ये जो मौजूदा महंगाई है उसका बहुत बड़ा सबब कोरोना है। लेकिन वही बात है ना कि जो टर्मिनोलॉजी जब इस्तेमाल करते हैं वो लोगों की समझ में नहीं आती कि इंपोर्ट ये हो गया, एक्सपोर्ट ये हो गया, तो सर्कुलर डेप्ट ये रह गया और हमने किस मुश्किल हालात से निकाला है, पास की हुकूमतें ये कर गईं। अब लोग तो ये देखते हैं ना कि जनाब आपने जो अब कर्ज़ों का माली हजम जो पास में था 3 साल में, आज आपका 4,547 अरब रुपया जो है आपने लिया है। जी हाँ, यानी ये जो अगर आपने कर्ज़ लिए मुल्की और गैर मुल्की कर्जे आपके पास आए 4,547 अरब के, तो वो कहाँ गए? उसकी तरफ अगर हम जाएं जनाब, जैसे मैंने कहा कि आम आदमी ये देखता है कि जब वो बाज़ार में गया उसे क्या मिला, आटा। सबसे बड़ा आपको ज़रूरी चीज़ है, वो जो 45 रुपए का आटा मिलता था जनाब, वो उसको 80 रुपए का मिल रहा है। पता नहीं ये ज़्यादा इससे ज़्यादा ही हो। शक्कर जो शायद 40 या 45 मैं तो खैर नहीं जाता इस तरह, रोज़ 50-55 थी, अब 130 रुपए किलो मिल रही है। घी इंतहाई ज़रूरी 140 से बढ़कर अब 320 रुपए पे आ गया है। दूध जो बिल्कुल हर आदमी की ज़रूरत है 80 से बढ़कर 140 रुपए पे आ गया है। और लोग यही कहते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं जनाब, आटा, शक्कर, घी और उससे बढ़कर बिजली, सबसे ज़्यादा बिजली, फिर गैस, फिर पानी भी शामिल कर लें। मुमताज़ माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक सलीम साहब, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने आपने सुना होगा कि महंगाई का सबब कोरोना को ठहराया है। यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं, पास की हुकूमतें भी छोड़ गई हैं, वो कर्जा जात ये वो, लेकिन आम आदमी की समझ में नहीं आता। तो ये तो बहुत सिंप्लीफाई करना हुआ फ़ारूक सलीम साहब। अब अगर आप
एक लिस्ट सामने रखी है, एक लिस्ट निकाली है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है। तो आप सोचिए कि अगस्त 2018 में जब $1 जो था तकरीबन 123 रुपए का था और आज वही डॉलर जो है वो 170 रुपए की बात कर रहा है। तो तकरीबन पिछले 37 महीनों में कोई 37% रुपए की कीमत गिरी है। हम इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल, तो जाहिर बात है कि अगर रुपया गिरता है डॉलर के सामने तो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, डीजल की कीमत बढ़ जाएगी, गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी, चीनी इंपोर्ट हो रही है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, कपास इंपोर्ट हो रही है, खाद इंपोर्ट हो रही है, हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि चाय इंपोर्ट होती है, मिर्ची इंपोर्ट हो रहे हैं, खाने बनाने का तेल इंपोर्ट होता है। तो जब 37% जो है वो रुपए की कीमत गिर जाएगी तो फिर जाहिर बात है कि वो सारी जरूरी अशिया जो है जिनको ये असेंशियल आइटम्स हमारे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले कहते हैं उन सब की कीमतें बढ़ जाएंगी। एक परसेप्शन ये भी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वो सबब बताती थी उसका करप्शन और गैर तरक्याती अखराजात, जरदारियों शरीफों को सारा जिम्मेदार के वो सब खा गए, पैसा बाहर ले गए। मसलन अब तो अगर उस तरह नहीं है, ना कोई पैसा लेके भागा, ना करप्शन उनके ख्याल में हो रही है, ना गैर जो है तरक्याती अखराजात हो रहे हैं। उसके बाद जो है महंगाई का इतना बड़ा होना गालिबन 13-14% कुछ टच कर रही है। फरूख भाई ऐसा ही है क्या? देखिए, महंगाई का इशू सप्लाई एंड डिमांड से है। कोई भी अजनास का आइटम उठा लें, चाहे आप करेंसी रेट उठा लें, वो सप्लाई एंड डिमांड पे उसकी प्राइस डिटरमिन की जाती है। अगर एक मुल्क के अंदर, अगर आपके शहर के अंदर केले की सप्लाई बहुत बढ़ जाए तो उसकी प्राइस जो है वो गिर जाती है। अगर उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। हुकूमत का मालूम नहीं, समझ क्यों नहीं पा रही। हुकूमत प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करती है, शायद वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहती है कि जी आप सख्तियां कर दें और डंडे के जोर पे शायद कीमतें नीचे लाने की कोशिश करें। सप्लाई चेन का अगर प्रॉब्लम है, अगर मुल्क के अंदर चीनी की कमी है, अगर आपने पहले चीनी जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया है और अब आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि हुकूमत की कॉस्ट जो है वो 61 रुपए किलो आ रही है, तो फिर अंदाजा कीजिए कि अगर 61 रुपए किलो हुकूमत की कॉस्ट है तो फिर सार्फिन को किस कीमत पे दी जाएगी। अगर आपने सप्लाई चेन का ख्याल नहीं रखा, अगर आपने गंदम जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दी है और अब आपको पता चला कि गंदम की शॉर्टेज हो गई है और अब आप गंदम खरीद रहे हैं और हुकूमत हमें बता रही है कि गंदम खरीदी जा रही है 61 रुपए किलो पे, सॉरी चीनी 106 रुपए किलो पे और गंदम 61 रुपए किलो पे। अगर गंदम 61 रुपए किलो पे आ रही है, चीनी 106 रुपए किलो पे आ रही है, तो फिर बाजार में उसका क्या भाव होगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है। हुकूमत डंडे के जोर पे या बहानों के जोर पे उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती। डंडे के जोर पे पिछले 74 साल की माशी तारीख खोल के देख लीजिए कि कभी भी कीमतों में कमी नहीं लाई जा सकती प्राइस कंट्रोल कमेटीज के थ्रू। उसका उल्टा इफेक्ट आता है। अगर आप माशी तारीख को गौर से देखें और कोशिश ये करें कि डंडे के जोर पे हमने कीमत नीचे लानी है, तो उससे मजीद जो सप्लाई चेन है उस पर असर आता है और मजीद कमी हो जाती है क्वांटिटी में और इवेंचुअली प्राइस मजीद तेजी से बढ़ती है। फ़रूख सलीम साहब तो जो बहुत ही बुनियादी बात वो ये तस्लीम करने नहीं तैयार थे कि कोरोना सबब है, बल्कि उन्होंने कहा कि सप्लाई असल चीज़ है। और फिर उनका ये वजह तौर पे फरमाना कि शक्कर और गंदम हमारे पास थी, हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे महंगाई तो बढ़ेगी। शुक्रिया मोहतरम फ़रूख सलीम साहब। और अब तो थोड़ी देर पहले, यानी घंटा भर पहले, घंटा डेढ़ घंटे पहले अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आए और उन्होंने अपनी हुकूमत की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से और अंदरूनी मुल्क हवाले से भी वजाहतें पेश की। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी
GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। अब से थोड़ी देर पहले घंटा डेढ़ वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पश्तो में थी, नीचे थी, लेकिन ज़रा क्विक मैं सुनूँ तो फिर मैं अरशद रसूल बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गहरी नज़र रखते हैं, तो उनसे गुफ्तगू करूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उनकी किस तरह देखा जाए। मुझे इल्म है अरशद, आप अभी तक आपके यहाँ जो रिवायत है उसके तहत वो जो वालिद मोहतरम का उर्सा भी ले रहे होंगे, लेकिन बहरहाल मैं भी गुजरा हूँ इन मराइल से। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की मजबूरी यही होती है कि वो उसका ज़ाती दुख ना बयान करता है और यार तो वो तो सामने आना पड़ता है। लेकिन आज आपने ग़ालिबन देखा होगा उनके वज़ीर ख़ारजा ने, और साथ साथ मैं ये भी सवाल कर दूँ कि कभी वज़ीर आज़म के बारे में, कभी उनके अमीर के बारे में, उनकी इंतकाल के बारे में, उनकी मौजूदगी के बारे में बेशुमार सवाल आ रहे हैं, तो एक मैसेज ये भी देना था वज़ीर ख़ारजा को कि वो फ़िज़िकली मौजूद हैं। अरशद जी, जिस तरह एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अमीर ख़ान मुत्तकी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़ाहिर होता है वो तो मौजूद हैं, लेकिन जो शकूक व शुबहात मुल्ला बरादर के बारे में पिछले एक हफ्ते से हो रही हैं वो बार बार ट्विस्ट ले रही हैं। कभी एक खबर आती है, कभी दूसरी खबर आती है, जो फिर बाद में झूठ साबित होती है। जिस तरह दो दफ़ा ये खबर आई थी, पिछले हफ्ते के दिन से एक खबर, मतलब लास्ट वीक जो हफ्ता था उससे ये खबर आई थी इंडियन मीडिया से कि वो मारे गए हैं या शदीद ज़ख्मी हैं। हालांकि उसके 2 दिन बाद हमारी मुलाकात हुई थी उनसे काबुल में, फिर उसके बाद उन्होंने एक सफ़र किया था एक जगह, और उसके बाद फिर दोबारा काबुल आए थे, और आज कल वो पिछले 2-3 दिन से वो कंदहार में हैं। जितने मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने ये बात कई दफ़ा कंफर्म की है। फिर उसके बाद एक ख़बर चली कि जुम्मा या जुमेरात को गुज़िश्ता अर्ग में लड़ाई हुई और उसको मुल्ला बरादर और उनकी लड़ाई हुई खलीलुर्रहमान हक्कानी के गार्ड्स के दरमियान। वो भी झूठ निकली, क्योंकि खलीलुर्रहमान के बहुत इंतहाई करीबी लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर हुआ होता तो या फिर शायद हम सोए हुए थे कि हमें पता ना चला हो, क्योंकि हम मौजूद थे। ये तो चीज़ें हम रहने देते हैं अरशद, लेकिन आप ये समझते हैं कि किसी हद तक खुद काबुल अफगानिस्तान के अवाम का एतमाद बहाल हुआ है? गैर मुल्की जो है वो तो अभी तक मोहतात है, इवन खतरी मिले तो, लेकिन उन्होंने तस्लीम करने के लिए बारे में इशारा नहीं दिया। पाकिस्तान, दीगर ममालिक, तो आप समझते हैं कि इस्तेहकाम तो आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल रिकग्निशन सबसे बड़ा मसला है, महंगाई बढ़ रही है, रोज़गार का मसला है, ग़िज़ाई क़िल्लत है, ये तो अपनी जगह है ना? जी बिल्कुल, ये सब मसाइल मौजूद हैं, बल्कि ये गंभीर होते जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका अंदाज़ा है। उसके अलावा अफ़गान तालिबान जो इस वक्त हुकूमत में हैं उनको भी बखूबी अंदाज़ा है इन चैलेंजेस का, इन इशूज़ का। और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जब हमारी मुलाकातें हुई, उसके अलावा जिनसे बात हुई लीडर से, तो ये लीडरान समझते हैं इन इशूज़ को। और जिस तरह आज अमीर ख़ान मुत्तकी ने भी एक बात की वजाहत की कि इमदाद की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। रिकग्निशन का मसला अपनी जगह पर चल रहा है, वो तालिबान के लिए अहमियत रखता है, लेकिन तालिबान के करीब, उनके सीनियर लीडर्स के करीब उससे बढ़कर मसला जो फंडिंग है उसका रुकना है, जो अधूरे प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक या दूसरे लोगों ने छोड़े हैं उनका मसला है, क्योंकि वो कहते हैं कि इनको फंडिंग मिली हुई है और उन्होंने वो काम अधूरे छोड़े हुए। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो अफगानिस्तान का पैसा फ्रोजन है या फ्रीज हुआ हुआ है वो इशू चल रहा है। ठीक है अरशद, ये इशू ऐसा है कि मैंने कहा कि ज़रा अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू की थी और जो आपने अफवाहों का जिनका जिक्र किया, आप उन्होंने कहा कि इस तरह की कतई यकीन नहीं है कि रात भारतीय प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। हमारे साथ अरशद रही, इसके साथ ही मुजाहिद वली को GTV से इजाज़त दीजिए।